गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक फेज इक्विलिब्रियम चल रहा है और फेज इक्विलिब्रियम के पार्ट नंबर 4 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हमने वन कंपोनेंट सिस्टम के परावस्था नियम और वन कंपोनेंट सिस्टम जितने भी थे उन सभी पर हमने चर्चा की थी और जिनको हमने कंप्लीट भी कर लिया था। वन कंपोनेंट सिस्टम का मतलब C का मान हमेशा 1 आता है, क्योंकि हम वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर एक घटक तंत्र लेते हैं और एक घटक का मतलब C और C का मान कितना है, 1 है। लेकिन अब हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं दो घटक तंत्रों के परावस्था साम्य या दो घटक तंत्रों के परावस्था नियम क्या होते हैं। तो स्वतंत्रता कोटि के अकॉर्डिंग FC माइनस P प्लस 2, तो यहाँ पर घटक का मान 2 और P प्लस 2 तो बराबर 4 माइनस P। अगर स्वतंत्रता कोटि का मान निकालना है तो इसके लिए जो परावस्था नियम बन जाएगा F बराबर 4 माइनस P हो जाएगा। या तो इसको काम में ले लो या जो स्टार्टिंग से हम काम में ले रहे हैं वही ले सकते हैं, क्योंकि C का मान 2 रखना है हर जगह जब हम 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो दो घटक तंत्रों के लिए ये बात आ गई। P का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं पहले एक परावस्था साम्य की। किसकी बात करते हैं? एक परावस्था साम्य की। अगर हमारे पास एक ही परावस्था हो यानी कि P का मान 1 ही हो तो F बराबर 4 माइनस P भी लिख सकते हैं। F बराबर 4 माइनस 1 और F का मान 3 आ जाएगा। या इस फॉर्मूले को काम में लेना चाहो तो डायरेक्टली इसको भी काम में ले सकते हो। 2 चॉइस है आपके पास में, मान दोनों से सेम ही आएगा। तो F का मान 3 यानी कि ये टेम्परेचर पर भी, प्रेशर पर भी और संगठन पर भी, तीनों पर ये बात डिपेंड करेगी। तो हम एक 3D डायग्राम जब बनाते हैं तो 3 कंपोनेंट्स को यानी 3 चरों को, कंपोनेंट नहीं 3 चरों को एक डायग्राम में शो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेशर को स्थिर कर देते हैं। प्रेशर को स्थिर कर देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है नियंत्रित परावस्था नियम। नियंत्रित परावस्था नियम या फिर बोल दिया जाता है नियंत्रित परावस्था तंत्र, या बोल दिया जाता है नियंत्रित परावस्था तंत्र। नियंत्रित परावस्था नियम या नियंत्रित परावस्था तंत्र बोल दिया जाता है। एक परावस्था साम्य के अंदर P का मान हमारे पास में 1 आता है तो 1 को नियंत्रित कर देंगे। अब हमारे पास ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं भी होती हैं। गैस या वाष्प बोल सकते हैं अपने। 3 परावस्थाएं होती हैं जिनमें से हम ठोस द्रव को लेते हैं और गैस को स्थिर कर देते हैं। और गैस को जब स्थिर करते हैं तो इस तंत्र को बोला जाता है संघनित तंत्र। क्या बोला जाता है? संघनित तंत्र। क्योंकि 2 कंपोनेंट्स के जो डायग्राम बनाएंगे हम वो किसके बीच में बनाएंगे, टेम्परेचर और संगठन के बीच में बनाएंगे। जैसे ये डायग्राम बना रखा है हमने, टेम्परेचर और संगठन के मध्य बना रखा है। विस्मित कैडमियम सिस्टम है जिसके अंदर एक कंपोनेंट विस्मित है और दूसरा कैडमियम है। तो कंपोनेंट 2 हो गई और परावस्था अगर 1 है तो 3 चरों पर डिपेंड करेगा। एक चर को नियंत्रित कर देंगे तो नियंत्रित परावस्था नियम हो जाएगा और ठोस, द्रव, गैस या वाष्प में से एक को स्थिर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संघनित तंत्र हो जाएगा। ये तो एक परावस्था तंत्र की बात हुई। अगर हमारे पास में 2 परावस्था तंत्र हैं, अगर हमारे पास में 2 परावस्था तंत्र हैं, दूसरा 2 परावस्था तंत्र है, मान लो 2 परावस्था तंत्र हैं
तो P का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। P का मान 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा तो F बराबर C माइनस P प्लस में 2 बराबर ये 2 है, ये भी 2 है और प्लस ये भी 2 है, तो F का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 2 चरों पर डिपेंड करेगा, तो हमने टेम्परेचर और संगठन 2 चर ले रखे हैं, उन पर डिपेंड कर जाएगी बात। 2 प्रावस्था तंत्र के अंदर कुछ तंत्र इस प्रकार आते हैं। पहला तंत्र द्रव वाष्प साम्य। पहला तंत्र ये होता है द्रव वाष्प साम्य। अगर हमारे पास द्रव और वाष्प दोनों साम्य में हो साम्य में हो तो पूर्णतः विलयशील होंगे। एक होता है दूसरा द्रव द्रव साम्य। अगर हमारे पास दोनों ही द्रव हो और वो दोनों एक दूसरे में विलयशील हो तो उनको द्रव द्रव साम्य कहा जाता है। एक होता है हमारे पास ठोस द्रव साम्य, एक होता है ठोस द्रव साम्य। तो इसके अंदर ठोस प्रावस्था में कोई भी ठोस हो सकता है और द्रव प्रावस्था में दोनों पूर्णतः विलयशील होंगे। दो इनकी प्रावस्थाएं 2 ही रहेंगी सब के अंदर। तो स्वतंत्रता कोटि का मान C माइनस P प्लस 2, 2 ही कंपोनेंट है, 2 ही प्रावस्थाएं प्लस 2, तो F का मान 2 आ जाएगा। 2 चरों पर डिपेंड करेंगे। जब 2 प्रावस्था साम्य की बात करते हैं तो उसके अंदर तंत्र को एक नए नाम दे दिया जाता है और उस तंत्र का नाम है सरल यूटेक्टिक तंत्र। सरल यूटेक्टिक तंत्र। सरल यूटेक्टिक तंत्र 2 प्रावस्था साम्य के अंदर यूटेक्टिक का अर्थ होता है आसानी से पिघलना। इस प्रकार के तंत्रों के अंदर 2 कंपोनेंट्स लेते हैं अपने और दोनों को स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं ठोस अवस्था में लेते हैं या कुछ द्रव अवस्था में हो सकते हैं, तो उनको लेकर के इन दोनों को मिलाते हैं और मिलाने पर दोनों एक मतलब निश्चित पॉइंट पर या निश्चित संगठन पर या निश्चित गलनांक पर दोनों क्या होते हैं पिघल जाते हैं, एक यूटेक्टिक मिश्रण बनाते हैं। जिसके अंतर्गत हम कुछ सिस्टम पढ़ेंगे। तो यूटेक्टिक का अर्थ होता है आसानी से पिघलना। यूटेक्टिक का अर्थ है आसानी से पिघलना। क्या होता है आसानी से पिघलना। यूटेक्टिक का अर्थ है आसानी से पिघलना या पिघलाना भी हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में आता है पहला सिस्टम विस्मित कैडमियम सिस्टम। क्या है हमारे पास विस्मित कैडमियम सिस्टम। पहला जो सिस्टम लेते हैं विस्मित कैडमियम सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर विस्मित लिया जाता है 100% और 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका गलनांक बिंदु होता है और ये ठोस विस्मित सॉल्यूशन होता है। विस्मित सॉल्यूशन ये गलित सॉल्यूशंस होता है। ठीक है। और यहाँ पर ठोस विस्मित प्लस यूटेक्टिक होता है। C बिंदु जो होता है यूटेक्टिक पॉइंट को शो करता है। इसके अंदर क्या होता है हमें कुछ बकर प्राप्त होते हैं। सबसे पहला बकर AC। सबसे पहला बकर क्या होता है A और C। AC बकर होता है। A जो होता है बिंदु A पर विस्मित क्या होता है 100% होता है। उसमें धीरे धीरे कैडमियम मिलता जाता है और उसका जो गलनांक होता है वो चेंज होता रहता है। तो विस्मित का जो विस्मित है 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर विस्मित का हिमांक बिंदु होता है।
और यहाँ पर जैसे जैसे इसमें कैडमियम मिलता जाता है इसके टेम्परेचर का मान चेंज होता जाता है और धीरे धीरे विस्मित का गलन होता जाएगा, यूटेक्टिक पॉइंट तक पहुँचेगा। बिंदु सी तक जब पहुँचेगा तो इसका जो न्यूनतम मान है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच जाएगा। तो वक्र ए सी जो है वो किसको शो कर रहा है, हमारे पास में जो विस्मित है वो ए बिंदु पर 100% होता है। जब उसमें धीरे धीरे कैडमियम मिलाते जाते हैं तो इसका जो हिमांक बिंदु है वो चेंज होता जाता है। विस्मित में जैसे ही कैडमियम मिलता जाता है उसका गलन होता जाता है और बिंदु सी पर आकर के यूटेक्टिक पॉइंट पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आ जाता है। और उसके बाद में दूसरा वक्र जो हमें प्राप्त होता है वक्र बी सी। वक्र बी सी जो है वो किसको शो कर रहा है, जो बिंदु बी है वो कैडमियम के हिमांक बिंदु को शो कर रहा है जिसका मान है 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जैसे उसमें विस्मित मिलता जाता है उसका गलन होता जाता है और गलन होने के दौरान वो क्या करता है, गलित अवस्था में आता जाता है और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आते आते सी बिंदु पर पहुंच जाता है। सी बिंदु जो होता है यूटेक्टिक पॉइंट माना जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बिंदु सी। बिंदु सी दोनों का मिलन बिंदु होता है। बिंदु सी दोनों का मिलन बिंदु होता है। इधर से विस्मित और इधर से कैडमियम मिलता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको यूटेक्टिक पॉइंट कहा जाता है। दोनों मिल जाते हैं और इस बिंदु पर दोनों पिघल जाते हैं। यहाँ पर 40% तो विस्मित होता है और 60% कैडमियम होता है इस बिंदु पर। इनका जो संगठन होता है वो इस तरीके का होता है और ये आसानी से पिघलने लगता है। इस बिंदु पर आकर के ये आसानी से पिघलने लगते हैं और ये इनके यूटेक्टिक पॉइंट होते हैं। इस यूटेक्टिक पॉइंट को गलनांक बिंदु या टेक्टिक बिंदु भी कहा जा सकता है। एक न्यूनतम टेम्परेचर का वह बिंदु जिस पर ये क्या होते हैं, गलित द्रव में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इस बिंदु को यूटेक्टिक बिंदु या यूटेक्टिक पॉइंट या यूटेक्टिक टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इस बिंदु को यूटेक्टिक टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इस न्यूनतम टेम्परेचर पर आकर के दोनों गलित अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ पर परावस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो F बराबर C माइनस P प्लस 1। क्योंकि हम क्या करते हैं, परावस्था नियम को जब इसके लिए बनाते हैं तो हम एक चीज़ को यहाँ पर स्थिर कर देते हैं तो -1 लग जाता है और C माइनस P प्लस 1 फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो कंपोनेंट का मान 2 और इसका मान 3 और प्लस 1, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि हमने एक कंपोनेंट को एक पॉइंट को हमने स्थिर किया, प्रेशर को हमने स्थिर किया, तो इसलिए -1 हो जाएगा। और इसके लिए जो फेज नियम लगेगा, स्वतंत्रता कोटि का जो सूत्र लगेगा वो ये लगेगा, तो इसलिए F का मान 0 आ जाएगा। तो ये एक एचर सिस्टम होगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ क्षेत्र बनेंगे। इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन से बनेंगे, एक हमारे पास में बनेगा DAC क्षेत्र। क्या बन जाएगा, DAC क्षेत्र। DAC क्षेत्र, DAC क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, हमारे पास में जो विस्मित द्रव और जो ठोस विस्मित है वो साम्य में होते हैं। तो परावस्था का मान कितना आता है, 2 आता है। तो C माइनस P प्लस 1, तो C का मान 2 और 2 प्लस 1, F बराबर कितना आ जाएगा, 1। एक चर सिस्टम होगा, एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्षेत्र हो जाएगा BCD डैश का क्षेत्र।
बी सी डी डैश का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होगा वो बी सी डी डैश का क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर भी गलित सॉल्यूशंस और ठोस कैडमियम साम्य में होते हैं। तो F बराबर C माइनस पी प्लस 1, F बराबर 2 और माइनस 2 प्लस 1, F का मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये एक चर सिस्टम होगा। एक आता है वक्र ए सी बी के ऊपर का क्षेत्र, तो ए सी बी के ऊपर का क्षेत्र, ए सी बी के ऊपर का क्षेत्र जिसके अंदर सिर्फ गलित अवस्था है, एक ही परावस्था है। तो F बराबर C माइनस पी प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 और F का मान 2 आ जाएगा। तो द्विचर सिस्टम होगा, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और एक आता है डी सी डी डैश के नीचे का क्षेत्र, तो एक आता है डी सी डी डैश के नीचे का क्षेत्र, इसके नीचे का क्षेत्र, इसके नीचे का एक ठोस है एक यूटेक्टिक है। तो F बराबर C माइनस पी प्लस 1, 2 ही कंपोनेंट, 2 ही परावस्था और F का मान आ जाएगा एक चर सिस्टम माना जाएगा, एक ही चर पर डिपेंड करेगी बात। यदि गलित द्रव जिसमें 70% कैडमियम है, एक गलित द्रव जिसमें 70% क्या है? कैडमियम है, और अगर उस बिंदु A पर उसको ठंडा किया जाए तो बिंदु A से B पर आ जाएगा, और जहां उसका टेम्परेचर होगा 235 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जैसे ही बिंदु B पर पहुंचेगा और वो पृथक होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर तंत्र की परावस्थाएं 2 बन जाएंगी और स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर 70% कैडमियम A से अगर ठंडा करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमें कैडमियम पृथक होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर परावस्था का मान 2 आएगा, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आएगा। ये था विस्मित कैडमियम सिस्टम। इसके आगे वाला सिस्टम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।